शीतल पी सिंह सर, क्या ये नैतिकता की बात है? क्या ये लोकतंत्र की बात है कि आप पर्ची भेज दीजिए? जो दावेदार है उसी से कहिए कि ये पर्ची पढ़ के सुना दो, मतलब कातिल के हाथ में ही इंसाफ का फैसला दे दो कि तुम्हें ही पढ़ के सुनाना है। ये तो वैसी बात हुई। वसुंधरा राजे ने बड़े खून पसीने से सींचा था राजस्थान को, बीजेपी को। शिवराज सिंह चौहान ने बहुत मेहनत की थी मध्य प्रदेश में। 18 साल लगातार मुख्यमंत्री रहना बड़ी बात नहीं होती, फिर जिताना पार्टी को। सारे नेताओं को हाशिए पे लगा दो। ठीक है, आपका नई पीढ़ी का मौका है, सेकंड लाइन है, ये बात भी सही है, लेकिन विधायकों से कह दिया जाता कि तुम बताओ नाम। 4-5 नाम आते, उसमें से एक होता। इस समय गुजरात लॉबी किसी की पर्ची भेजेगी कि विधायक की हैसियत है वो मना कर दे, तो ये क्या लोकतंत्र कह सकते हैं हम? पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, शीतल सर? देखिए, लोकतंत्र तो ये सिर्फ पहली बार किसी ने किया हो ऐसा तो है नहीं। ये लगातार कांग्रेस के ज़माने में हुआ। जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनमें तो कोई किसी किस्म का लोकतंत्र है ही नहीं। ये राष्ट्रीय पार्टियों में भी नहीं है, ये पहली बार नहीं है, पहले से चला आ रहा है। इसको दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये देखिए कि उनके यहाँ डिसिप्लिन कितनी अच्छी है। बहुत सारे मीडिया में ये खबरें थीं, तमाम स्पेकुलेशंस थे, वसुंधरा राजे ये करेंगी, 40 विधायक चले गए, 50 चले गए, फलाना करेंगी, ढिमाका करेंगी, वगैरह-वगैरह चल रहा था। कुछ चूँ-पूँ भी नहीं हुआ कहीं कुछ। और एक ऐसे व्यक्ति को चुनना पड़ा, उन्हीं वसुंधरा राजे से प्रस्ताव कराया जिन्होंने वसुंधरा राजे के ही आदमी का टिकट काट के, जिसको टिकट दिया गया था बाहर से लाके। ये डिसिप्लिन बताता है कि किस लेवल पे डिसिप्लिन मेंटेन की है उन्होंने। इसकी निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक कारकों से आलोचना बनती है। लेकिन चूँकि कहीं नहीं है तो इनसे उम्मीद अकेले हम करें तो वो तार्किक नहीं लगता। मुझे याद है कि बहुत समय पहले इस तरह का आप जैसे एक एक अकेली घटना कह सकते हैं, मेरे अपने होश-हवास में उत्तर प्रदेश में तब घटी थी जब जनता दल जीता था एक्चुअली, और मुलायम सिंह जी और अजीत सिंह के बीच चुनाव हुआ था कि कौन नेता होगा। और वोट पड़े थे और वो मधुकर दिघे वगैरह आए थे, वहाँ से केंद्रीय पर्यवेक्षक, उन्होंने वोट गिने थे तो विधायकों ने चुना था नेता। मुलायम सिंह जी ने अजीत सिंह को हराया था उसमें और वो मुख्यमंत्री बने थे। 89 की बात। उसके बाद और उसके पहले बरसों से हम लोग देखते रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ। सभी पार कांग्रेस में भी यही होता था, ऊपर से हाईकमान जिसको कहता था वो मुख्यमंत्री बन जाता था। जब मना करता था तो इस्तीफा ले लेता था, दूसरे को बना देता था। ऐसे ही बनाते रहे सब। तो इसलिए ये कुछ और करेंगे ये तो उम्मीद गलत है, और वो भी उस दिन जिस दिन राज्यसभा में वो बिल पास हुआ है। सबसे लोकतांत्रिक घटना तो वो है, जिसके अनुसार अब इलेक्शन कमिश्नर का जो चुनाव होगा वो सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस है उससे हट के है। उसे प्रधानमंत्री, उनका एक मंत्री और एक नेता विरोधी दल, 3 लोगों का पैनल करेगा। तो ज़ाहिर है कि हमेशा प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्री है वो जिसका नाम देंगे वही हो जाएगा मेजॉरिटी से, आराम से। और सुप्रीम कोर्ट उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उन्होंने प्रपोज़ किया था। वो प्रपोज़ल जो है नहीं माना गया और संसद के दोनों सदनों में अब इसको पारित कर दिया गया, हल्ला-गुल्ले के साथ। तो ये तो हो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ, लोकतांत्रिक परंपराएँ, वो तो उपलब्धि नहीं है कहीं, बल्कि जितने भी ऐसे रास्ते थे लोकतंत्र के, उन सब में आप कह सकते हैं मिट्टी मिट्टी डाल दी गई है। तो पार्टियों में कहाँ रहेगा, अब उसको हम दूसरी तरफ से देखें। दूसरी तरफ से ये देखें कि भई देखिए मोदी जी का कंट्रोल कितना ज़बरदस्त है। आप उसको गुजरात लॉबी कहें, कोई चीज़ कहें, कि वो जिनको पूरा मीडिया में जो एक हिस्सा स्पेकुलेट कर रहा था, ऐसा कुछ कहीं नहीं हुआ, और एक पहली बार के जीते हुए आदमी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। तीनों जगह इस तरह से हुआ है, जिससे जो लोग मुख्यमंत्री बने वो ज़ाहिर है कि सत्ता में जो हैं, यानी मोदी जी के प्रति वो असंदिग्ध वफ़ादारी के साथ पेश होंगे। उत्तराखंड में आपने देखा है कि धामी साहब चुनाव भी हार गए थे, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो उत्तर भारत में उन्होंने जो किया है वो राजनैतिक रूप से देखें तो जातीय समीकरण उन्होंने बहुत अच्छा बैठाया है। उत्तर प्रदेश में एक राजपूत मुख्यमंत्री हैं, जो बाबा भी हैं। अब राजस्थान में एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो गया। हरियाणा में पंजाबी उनका मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश में उन्होंने एक यादव मुख्यमंत्री चुना, जिससे वो उत्तर प्रदेश और बिहार में जो यादव डोमिनेंस की पॉलिटिक्स है ओबीसी की, उसको एक मुकाबला दे सकते हैं। तो उन्होंने अपनी पार्टी के लिए कहें तो एक लंबी दूरी के लिए, और ये इसमें से ज़्यादातर लोग अभी कंपैरेटिवली युवा ही हैं, तो एक आने ये सिर्फ 24 ही नहीं, 24 के बाद भी जो राजनीति होगी
उसके लिए उन्होंने ऐसे सत्र तैयार किए हैं, जो फिलहाल जो दिल्ली की गद्दी है उसको चुनौती तो कहीं से बनेंगे नहीं, एक मतलब उसको आधार देते रहेंगे। और एक लंबे दौर के लिए राजनीति करने के लिए कोई भी यहाँ दिल्ली में होता तो इस तरह की चीजें कल्पना करता। उन्होंने इसको सबको साकार किया है और बिना किसी कठिनाई के। हम स्पेकुलेट क्या करते रहे उसको छोड़ दीजिए, लेकिन हमें मिला कुछ नहीं, सब उन्होंने बड़े शांति से सब कुछ कर लिया। और ये चीज उनको 24 में तो फायदा करेगी ही, 24 के बाद की राजनीति में भी बहुत फायदा करेगी, क्योंकि अब वो इस तरह के लोगों को ला रहे हैं जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वगैरह से काम करते हुए आरएसएस के कंट्रोल से विचारधारात्मक रूप से उसी लाइन के लोग हैं। पहले उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट आसाम वगैरह में किए हैं जहां दूसरी पार्टियों से आए हुए लोगों को जिम्मेदारी दी है, लेकिन अब की परिस्थिति में उनको वो भी ये करने की इन 3 राज्यों में कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और अपने ही लोगों को वो लेके आए हैं। तो उन्होंने अपनी स्थिति बहुत सुदृढ़ कर ली है। इसके सामने जब हम इंडिया को देखते हैं, जो मुकाबले के तौर पर है, तो आप पाते हैं बड़ा ढीला-ढाला सा सब मामला चल रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि सब लोग एक साथ किस हद तक, कहाँ तक, कब, कैसे आएँगे, आए तो आ चुके थे पहले, फिर बीच में ढीला-ढाला हुआ विधानसभा चुनाव में, अब फिर एक बैठक हो रही है, 3 महीने बाद चुनाव है, 3 महीने में 3 बैठक अगर वो सिर्फ करेंगे, तो कहाँ पहुँचेंगे वो हम आप उसकी शंका कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि सब चीज़ें उनके अनुकूल हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में 370 के पक्ष में भी फैसला एक उनको मिल गया है। तो उनके राजनैतिक फैसलों पे सुप्रीम कोर्ट तक की मुहर उन्हें मिल रही है और जो फैसले वो सांगठनिक तौर पर कर रहे हैं, तमाम मुख्यमंत्रियों के चुनाव समेत, उनमें किसी किस्म का कोई गतिरोध कहीं उनको झेलना नहीं पड़ रहा है। इससे सुखद स्थिति किसी भी नेतृत्व के लिए क्या हो सकती है? तो आप यूँ कह सकते हैं कि मोदी जी इस समय अ, एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पे हैं, लोकप्रियता के लिहाज से, संगठन पर पकड़ के लिहाज से, अपने लोगों को ऐसी जगहों पर स्थापित करने के लिहाज से और जो भी काल्पनिक संकट एक तरह से आप कहें उनको जो हो सकते थे, उन सबको ठिकाने लगाने के लिहाज से भी, तो सभी लिहाज से आप उनको बहुत एक अनुकूल परिस्थिति में पा रहे हैं। ये हमारी इस समय की हालत है।